दोस्तों, आज मैं जिस घटना की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी रूह को कपा देने वाली है। इस क्राइम के बाद जज साहब ने इस अपराध के लिए पहली बार किसी अपराधी को फांसी देने का फैसला सुनाया और अंत में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि बाद में इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप एक नहीं बल्कि हजारों बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान अपना बदला लेने के लिए ऐसा भी कर सकता है? क्या कोई इंसान किसी को पाने के लिए इस तरह की हैवानियत भी दिखा सकता है? इस कहानी को पूरा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ क्राइम कथा में। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरजी, आज फिर एक नई क्राइम कहानी के साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। इसी दिल्ली के अंतर्गत एक स्टेशन आता है जिसका नाम है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन। 1 मई 2013 की शाम लगभग 3:30 बजे इसी स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है। इसी ट्रेन में दिल्ली के नरेला इलाके में रहने वाली एक लड़की भी सफर कर रही थी। यह लड़की बहुत ही पढ़ने में होशियार थी। इस लड़की की भारतीय नौसेना में बतौर नर्स के पद पर नौकरी लग चुकी थी और वह इस नौकरी को ज्वाइन करने के लिए ही दिल्ली से मुंबई जा रही थी। इस लड़की का नाम था प्रीति राठी। जी हाँ दोस्तों, ये नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि 2013 की यह ऐसी भयावह घटना है जिसने पूरी दिल्ली ही नहीं, मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत को दहला कर रख दिया था। प्रीति राठी पढ़ने में जितनी होशियार थी उतनी खूबसूरत भी थी। यह अपने स्कूल में होनहार स्टूडेंट्स में गिनी जाती थी। यह दिल की भी बहुत अच्छी थी। जब ये किसी से बात किया करती थी तो बड़े ही शांत लहजे से अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करके सामने वाले को समझा दिया करती थी और सामने वाले की बातों को भी बड़े अच्छे से सुन लेती थी। इस समय प्रीति अपने पिता और अपनी मौसी के साथ दिल्ली से मुंबई तक का सफर तय कर रही थी। जिस डिब्बे में प्रीति अपने पापा और मौसी के साथ बैठी थी, उसी डिब्बे में एक शख्स और भी था जिसने अपना चेहरा पूरी तरह से रुमाल से ढक रखा था, शायद इसलिए कि कहीं प्रीति उसे पहचान ना ले। इसी सफर के दौरान प्रीति ट्रेन में 2 बार टॉयलेट करने के लिए भी जाती है, लेकिन यह शख्स लगातार प्रीति पर नजरें गड़ाए बैठा रहता है। उसकी नजरें हर तरफ प्रीति का ही पीछा कर रही थी। ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ थी, इसलिए वह प्रीति से कुछ भी नहीं कहता है, उससे दूर रहता है, बस उसे दूर से ही देखता रहता है। वह क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे क्या बात कर रही है। प्रीति उस शख्स से बिल्कुल बेखबर और अनजान थी। वह नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। मुंबई जाने की वजह से प्रीति सच में बेहद खुश थी। वह अपने सपनों की दुनिया में कदम जो रखने जा रही थी। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई थी। रात दिन उसने पढ़ाई भी तो की थी। प्रीति एक नई ऊर्जा के साथ नई खुशी को महसूस कर रही थी और यह खुशी उसकी दुगनी हो रही थी क्योंकि वह अपनी लाइफ में पहली बार मुंबई जा रही थी। यही सब सोचते सोचते दिल्ली से मुंबई तक का सफर पूरा हो जाता है। कुछ देर में गाड़ी मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंच जाती है और रुक जाती है। ट्रेन में बैठे लोग अपना अपना सामान लेकर बांद्रा स्टेशन पर उतरने लगते हैं। इसी भीड़ में प्रीति के पिता और मौसी भी अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरने लगते हैं। प्रीति अपने पिता और अपनी मौसी से कुछ ही कदमों की दूरी पर चल रही थी। उसकी आंखों में अपने कैरियर को लेकर एक अनोखी चमक थी। वह मुंबई आकर बहुत खुश थी। नौकरी जो लग गई थी, पहली बार मुंबई आने की खुशी उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। वह सोच रही थी कि बस यही वो जगह है जहाँ से उसे अपने सपनों की उड़ान भरनी है। आखिर उसकी मेहनत ने उसे उसकी सपनों की दुनिया तक पहुंचा ही दिया। वह तेज कदमों से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से प्रीति के पीछे किसी का बायां हाथ उसके कंधे पर आता है। वह उस शख्स को देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एक लड़का अपने चेहरे को रुमाल से ढके हुए, उसके हाथ में च्यवनप्राश का खुला डब्बा है और उस डब्बे में पानी जैसा कोई पदार्थ है जिसे उसने हाथों में पकड़ रखा है। उस च्यवनप्राश के डब्बे में भरा हुआ पानी अचानक से वो प्रीति के मुंह पर मार देता है। प्रीति को समझ भी नहीं पाती है कि अचानक से उसके साथ क्या हो रहा है और इस आदमी ने उसके चेहरे पर क्या फेंका है। वो पानी प्रीति के चेहरे, गर्दन और जिस्म के कई हिस्सों पर फैल जाता है। प्रीति के आसपास चलने वाले पैसेंजर भी इस पानी की चपेट में आ जाते हैं। कुछ बूंदें प्रीति के आगे चल रहे उसके पिता और उसकी मौसी के ऊपर भी जाकर गिर जाती हैं। आसपास जितने भी पैसेंजर पर जैसे ही इस पानी की छींटें गिरती हैं, वो लोग चिल्लाने लगते हैं। अब जरा सोचिए, प्रीति का चेहरा तो इस पानी से पूरी तरह से भीग चुका था। वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। एकदम से उसकी आंखें बंद हो चुकी थी।
दरअसल ये पानी कोई और नहीं बल्कि तेजाब था। तेजाब के चेहरे पर पड़ते ही प्रीति झट से जमीन पर गिर जाती है, तड़पने लगती है, झटपटाने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। क्या हालत रही होगी उस वक्त प्रीति की। वह तेजी से चिल्लाते हुए कहती है, पापा मुझे बचाओ, अचानक से क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने मेरे ऊपर कोई चीज डाल दी, मेरा पूरा शरीर इस चीज से जला जा रहा है। इतना कहने के बाद प्रीति बेहोश हो जाती है। यह सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और तेजाब फेंकने वाला कौन था, कहाँ चला गया। जब तक लोग उस लड़के को पकड़ते तब तक वह लड़का वहां से जा चुका था। आनन फानन में प्रीति को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जैसे ही डॉक्टर प्रीति को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि प्रीति की हालत बहुत ही गंभीर है। इधर मीडिया को जैसे ही तेजाब अटैक की खबर लगती है वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और प्रीति के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगते हैं। लेकिन प्रीति की स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। यह खबर पूरे शहर में एक आग की तरह फैलने लगती है। शहर से लेकर पूरे भारत में हर सोशल प्लेटफॉर्म पर यह खबर हाईलाइट होने लगती है। हर तरफ हर न्यूज चैनल पर प्रीति के बारे में ही जानकारी दी जा रही थी। इसी इलाज के दौरान पता चलता है कि प्रीति की दोनों आंखें तेजाब पड़ने के कारण खत्म हो चुकी हैं। प्रीति का चेहरा और उसका जिस्म इस तरह से जल चुका था कि उसे देखना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन प्रीति को अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके चेहरे के साथ, उसके शरीर के साथ क्या हुआ है कि उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं। वह बार बार डॉक्टर से पूछती रहती है, डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है, मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं। डॉक्टर उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी। उधर पुलिस भी उस लड़के की तलाश जोरों शोरों से कर रही थी जिसने प्रीति के साथ इस तरह की हैवानियत दिखाई थी। इस केस के बारे में जिसने भी सुना उन सभी लोगों के मन में एक ही सवाल था कि आखिर उस लड़के ने इस मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। जब इस केस की सच्चाई सबके सामने आई तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद प्रीति जब बोलने की स्थिति में आ जाती है तो हॉस्पिटल में प्रीति से पूछताछ की जाती है कि आखिर वह कौन लड़का था। तो प्रीति लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है कि वह नहीं जानती, उसने पूरी तरह से अपना चेहरा ढक रखा था, वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाई कि वह कौन था। तभी अचानक से प्रीति की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। वह दर्द से तड़पने लगती है क्योंकि तेजाब पड़ने के कारण धीरे धीरे करके उसके अंदरूनी अंग डैमेज होते जा रहे थे। उन सभी अंगों ने धीरे धीरे बॉडी का काम करना बंद कर दिया था। प्रीति की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। असहनीय दर्द से वह लगातार परेशान रहती थी। परिजन और प्रशासन दोनों लगातार मिलकर इस प्रयास में थे कि प्रीति को किसी भी तरह से इस दर्द से राहत पहुंचाई जाए। इसी इलाज के दौरान प्रीति को मुंबई के 3 अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया जाता है, लेकिन कहीं भी प्रीति को आराम नहीं मिलता है। जैसे जैसे प्रीति की तबीयत बिगड़ती जा रही थी वैसे वैसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर यह खबर तेजी के साथ वायरल हो रही थी। अब प्रीति को भी एहसास हो चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है, कि उसके चेहरे पर किसी ने एसिड फेंका था। इतना जानने के बाद भी अभी उसे यह नहीं पता था कि उसका चेहरा कैसा दिख रहा है। उसने अपनी दोनों आंखें इस तेजाब के कारण खो दी हैं। वह बार बार एक ही बात कहे जा रही थी, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ इस तरह की हैवानियत दिखाई गई। इलाज के दौरान एक दिन ऐसा भी आता है जब प्रीति से बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था। वो अपने पापा से ढेरों बातें करना चाहती थी लेकिन उसकी जुबान ने उसका साथ देना छोड़ दिया था। इसलिए वो अपने पिता से इशारों में कहती है कि उसे एक कागज और एक पेन चाहिए। तभी उसके पिता उसे एक कागज और पेन लाकर देते हैं। प्रीति टेढ़े मेढ़े शब्दों से, टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से कुछ लिखती है। उसकी लिखावट को ठीक से समझा जा सकता था। उसने लिखा था, मैं अपनी मौसी के पीछे चल रही थी, तभी किसी ने मुझ पर कुछ फेंका तो मुझे जलन महसूस होने लगी। मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई। मैं चिल्लाने लगी, तड़पने लगी, चीखने लगी। जिसने मुझ पर ये एसिड डाला था मैं नहीं जानती वो गोरा था या काला था, कौन था। मैं तड़प रही थी। मौसी मेरे साथ न होती तो शायद मैं मर जाती। मैंने इस नौकरी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की थी लेकिन शायद अब ये नौकरी भी मेरे हाथ से चली गई। अब तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। मेरे चेहरे से ये प्लास्टर कब हटेगा पता नहीं। मुझे अपने बहन भाई तनु और निक्की की सिक्योरिटी करवानी है। इसके बाद आखिर में प्रीति रोते हुए लहजे में लिखती है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है। इसी इलाज के चलते
1 महीने तक प्रीति इस दर्द से लड़ती रही और अंत में 1 जून 2013 को लगभग 1 महीने बाद असहनीय दर्द के साथ प्रीति राठी की मौत हो जाती है। यह मासूम सी बच्ची नौकरी पाने के लिए मुंबई आई थी अपने सपनों की दुनिया में, लेकिन शायद वो नहीं जानती थी कि यहाँ से उसकी डेड बॉडी ही उसके घर जाएगी। अब तक यह खबर पूरे भारत में फैल चुकी थी कि इलाज के दौरान प्रीति राठी की मौत हो चुकी है। अब प्रीति के माता पिता के साथ हजारों लोग प्रीति को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हो जाते हैं और सड़कों पर उतर आते हैं। इधर पुलिस भी पूरे जोरों शोरों के साथ उस शख्स की पहचान करने में लगी थी जिसने प्रीति के ऊपर एसिड अटैक किया था। सबसे पहले प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है। अचानक से तभी एक वीडियो ऐसा सामने आता है जिसमें एक लड़के की चाल को संदिग्ध पाया जाता है। उस लड़के ने अपने चेहरे को पूरी तरह से रुमाल से ढक रखा था, इसलिए उस वक्त उस लड़के की पहचान करना काफी मुश्किल हो गया था। और वैसे भी ये बात 2013 की है, उस समय सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी इतने क्लियर नहीं आते थे। पुलिस अभी भी कातिल से उतनी ही दूर थी जितने की पहले दिन। पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही थी कि शायद कहीं से उस लड़के की कोई पहचान सामने आ जाए, लेकिन पुलिस को कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। इस घटना को घटित हुए धीरे धीरे महीनों बीत चुके थे, लेकिन गुनहगार अभी भी पकड़ा नहीं गया था। इधर लोगों का गुस्सा भी तेजी से भड़कने लगा। अब लोग सड़कों पर उतरने लगे और प्रीति को इंसाफ दिलाने की मांग करने लगे। तभी इस केस की जटिलता को देखते हुए प्रशासन इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप देता है और क्राइम ब्रांच की टीम सीधा मुंबई से दिल्ली के नरेला इलाके में प्रीति के घर पहुंच जाती है। वहां घर वालों से जाकर के पूछताछ करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, प्रीति के साथ पढ़ने वाले लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिलती है। एक दिन पुलिस जिस समय पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर रही थी, उन्हीं पड़ोसियों की भीड़ में एक 23 साल का लड़का भी खड़ा था जिसका नाम था अंकुर। पुलिस उससे भी पूछताछ करती है। पहले तो वो लड़का ठीक ठीक बताता रहता है, लेकिन अचानक से ही उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है। अब पुलिस को शक होता है कि प्रीति के केस में इस लड़के का कुछ न कुछ तो कनेक्शन जरूर है, इसलिए उस लड़के की फोटो लेकर पुलिस प्रीति राठी की सभी सहेलियों से पूछताछ करने लगती है। उसमें से प्रीति की एक सहेली बताती है कि ये लड़का अक्सर प्रीति को परेशान करता था। इसका नाम है अंकुर कुमार। ये कहता था कि वो प्रीति से ही शादी करेगा, लेकिन प्रीति इस लड़के को पसंद नहीं करती थी और प्रीति ने कई बार कड़क लहजे में इस लड़के को शादी करने के लिए मना भी किया था, लेकिन यह लड़का प्रीति के पीछे तो जैसे हाथ धोकर ही पड़ गया था। उसने कई बार धमकी भी दी थी कि वो प्रीति को देख लेगा। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि हो न हो इस केस में कहीं न कहीं इस लड़के का हाथ जरूर है, इसलिए पुलिस सीधा अंकुर के घर जाती है और उसे वहीं से गिरफ्तार कर लेती है। फिर अंकुर से पूछताछ की जाती है, लेकिन अंकुर इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि उसने प्रीति पर एसिड अटैक किया है। लेकिन काफी पूछताछ के बाद जब पुलिस सख्ती से अंकुर से पूछताछ करती है तो एक समय वो आता है जब अंकुर भी इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उसने ही प्रीति पर एसिड अटैक किया था। अंकुर अपने बयान में प्रीति के बारे में कुछ इस तरह से बताता है। अंकुर का कहना था कि वह प्रीति से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति को अपनी सूरत और अपनी पढ़ाई पर कुछ ज्यादा ही घमंड था, इसलिए वह अंकुर से शादी करने के लिए मना कर देती। इस बात को लेकर अंकुर जब भी प्रीति को देखता था तो उसे गुस्सा आने लगता था। जब उसे पता चला कि प्रीति की नौसेना में नौकरी भी लग चुकी है तो उसे प्रीति से अब जलन भी होने लगी थी कि अब तो वह प्रीति किसी भी हाल में अंकुर से शादी नहीं करेगी। इसी जलन और गुस्से के चलते वह एक फैसला लेता है कि वह प्रीति को मार देगा, उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ देगा ताकि कोई दूसरा लड़का उससे शादी न कर सके। और तभी से उसने प्रीति की हर एक्टिविटी पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसे पता चलता है कि प्रीति 1 मई को दिल्ली से मुंबई जाएगी अपनी नौकरी को ज्वाइन करने के लिए। मैंने उसी वक्त डिसीजन ले लिया कि अब मैं इसी ट्रेन में ही प्रीति के चेहरे पर एसिड डाल दूंगा ताकि कोई इससे शादी न कर सके। लेकिन ट्रेन में काफी भीड़ थी, इसलिए वो ट्रेन में इस घटना को अंजाम नहीं दे सका। लेकिन जैसे ही ट्रेन से प्रीति उतरी, उसी भीड़ में उसे ये मौका मिला और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। मैंने उसके चेहरे पर एसिड फेंका और फेंकने के बाद तुरंत वहां से भाग गया। भागने के बाद भी मैं प्रीति से इतनी मोहब्बत करता रहा कि मुझे चैन नहीं आया। मैंने हर रोज प्रीति की खबर ली, उसके घर के आसपास के चक्कर काटे और उसका हाल जानने के लिए रोज इधर घूमता ही रहता था। अंकुर का गुनाह कबूल कर लेने के बाद पुलिस के द्वारा 14 सेट तैयार की जाते हैं और एक चार्जशीट। फिर इसी चार्जशीट के आधार पर अंकुर कुमार पर मुकदमा चलाया जाता है।
पहली बार जज साहब किसी एसिड फेंकने वाले अपराधी को फांसी की सजा सुनाते हैं। हालांकि इस फांसी की सजा को हटा करके बाद में उम्र कैद में बदल दिया जाता है। आगे जज साहब कहते हैं कि प्रीति 30 दिनों तक जिंदा रही, शायद इसीलिए कि उसने अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा था। यदि वह अपना चेहरा एक बार भी शीशे में देख लेती तो जीवन के अंतिम 30 दिन जो वो हॉस्पिटल में बिता पाई वो भी नहीं बिता पाती। तो साथियों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपना ध्यान रखें।